हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है क्या था माउंटबैटन प्लान, जिसको हम जून 3 प्लान के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे मुस्लिम लीग ने भी इंटरिम कैबिनेट को अक्टूबर 26, 1946 में ज्वाइन कर लिया था। इस कैबिनेट के मिनिस्टर्स कौन कौन थे और किस किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये भी हमने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें, ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। मुस्लिम लीग का इंटरिम कैबिनेट को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस को कैसे परेशान किया जाए, और ये मुस्लिम लीग ने किया बाय क्वेश्चनिंग कांग्रेस मेंबर्स एक्शंस इंक्लूडिंग देयर अपॉइंटमेंट्स, और रिफ्यूज़ करना टू अटेंड द इनफॉर्मल मीटिंग्स एज कॉल्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग की इन डिस्ट्रप्टिव टैक्टिक से कांग्रेस लीडर्स कन्विंस हो चुके थे कि इंटरिम गवर्नमेंट में रहना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। इसी बीच मुस्लिम लीग ने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, और मुस्लिम लीग की इस रिक्वेस्ट से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ गया। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में ब्रिटिश की इंडिया से विड्रॉल की एक डेडलाइन बताई गई, और वो डेडलाइन सेट की गई थी 30 जून 1948। इसी के साथ न्यू वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन को भी अपॉइंट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस डेडलाइन को एक्सेप्ट करने की भी एक वजह थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉर्ड वेवल के असेसमेंट के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में अथॉरिटी काफ़ी जल्दी इरोड हो रही थी। लॉर्ड वेवल के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को आईना दिखाए जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज अ रिएक्शन उनको रिमूव कर दिया। लेकिन 20 फरवरी 1947 के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि उन्होंने वॉइसरॉय वेवल के असेसमेंट को एक्सेप्ट किया था। अपने इस असेसमेंट में लॉर्ड वेवल ने बताया था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी इंडिया में इरोड हो रही है, और साथ ही सजेस्ट किया था एक अर्ली विड्रॉल, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। लॉर्ड माउंटबैटन ने इंडिया में ज्वाइन करने के बाद मार्च टू मई के बीच में प्रपोज किया था अपना फर्स्ट प्लान, जिसको प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना गया। माउंटबैटन ने मई 1947 को प्रपोज किया कि प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए, और सक्सेसर स्टेट्स को ऑप्शन दी जाए कि वो ज्वाइन करें या फिर ज्वाइन ना करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबैटन के इस प्लान का जवाहरलाल नेहरू ने खुलकर अपोज किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस प्लान के बदौलत इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, और इसी वजह से इसको प्लान बाल्कन भी कहा जाता है। प्लान बाल्कन के अपोजिशन के बाद लॉर्ड माउंटबैटन ने प्रपोज किया था जून 3 प्लान, जिसको हम माउंटबैटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इसी प्लान के बेसिस पे पास किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आइए जानते हैं इस प्लान के और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के क्या प्रोविजंस थे। इस प्लान में कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन 15 अगस्त 1947 को कर दिया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों डोमिनियन कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर देगी सारी पावर्स। एक बाउंड्री कमीशन भी सेटअप किया जाएगा टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द टू कंट्रीज एज वेल एज द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल। एक्ट में कहा गया था कि पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के पास, जिनके पास फुल अथॉरिटी होगी टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया जा रहा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, जो कि अब पाकिस्तान में चले जाएंगे। इस प्लान में ये भी कहा गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ बंगाल और पंजाब मीट एंड वोट करेंगे फॉर द पार्टीशन। कहने का मतलब ये है कि बंगाल और पंजाब को रिलीजियस लाइंस में पार्टीशन करने का डिसीजन कर दिया गया था। जहाँ तक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध की बात है, तो वो खुद डिसाइड करेगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना चाहती है या पाकिस्तान में रहना चाहती है। रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ऐसा ही रेफरेंडम किया जाना था आसाम के सिलहट डिस्ट्रिक्ट में। इस प्लान में प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई थी कि या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर वो इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स टर्मिनेट कर दी गई थी। ब्रिटिश मोनार्च अब एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
जैसे ही दोनों कंट्रीज़ की डोमिनेंस क्रिएट हो जानी थी, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट इन टेरिटरीज़ के बारे में कोई भी लॉ इनेक्ट नहीं करने वाली थी। अल्टीमेटली इस प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को इस समय एक्सेप्ट किया था। ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया था, ये हम आगे देखेंगे। आइए अब देखते हैं कि माउंटबेटन प्लान या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट में दो डोमिनियंस क्रिएट कर दिए गए, पाकिस्तान एंड इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना बने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। दोनों देश के बीच में बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट कर दिया गया। पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पार्टीशन को अप्रूवल दे दी और इसी वजह से इन दोनों प्रोविंसेस को रिलीजियस लाइंस में डिवाइड कर दिया गया। पंजाब और बंगाल के दो डिवीजन्स किए गए, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहेगी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम कराया गया, लेकिन इस रेफरेंडम को खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके फॉलोअर्स ने बॉयकॉट किया और इसी कारण से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का डिसीजन रहा कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेगी। इस समय देश में 563 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से कि 560 15 अगस्त 1947 तक इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो चुके थे। तीन प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया था वो थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। आइए अब जानते हैं कि आखिर कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को क्यों एक्सेप्ट किया था, जबकि कांग्रेस ने 1929 में ही पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया था। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को एट द मोमेंट इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि कांग्रेस का ये मानना था कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए टू एज्यूम फुल पावर राइट अवे, क्योंकि इस समय कंट्री की एक्सप्लोजिव सिचुएशन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे देश में कम्युनल राइट्स चल रहे थे। कांग्रेस का ये भी मानना था कि डोमिनियन स्टेटस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एक ब्रीदिंग रूम देगा, क्योंकि ऐसे में ब्रिटिश ऑफिसर्स और सिविल सर्विस ऑफिशियल्स थोड़े लंबे समय तक कंट्री में स्टे करेंगे और इसकी वजह से इंडियंस अपने न्यू रोल में सेटल हो पाएंगे। आइए अब ब्रीफ में जान लेते हैं कि आखिर ब्रिटिश इंडिया को डोमिनियन स्टेटस क्यों ऑफर कर रहे थे। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस इसलिए ऑफर किया जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को कॉमनवेल्थ में रखना चाहते थे, चाहे वो टेम्पररी टाइम के लिए ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिफेंस पोटेंशियल और वैल्यू ऑफ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग माउंटबेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस लेक्चर के फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।